बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का कोर्स स्टडी कर रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 7 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हम 8 से लेकर 14 तक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और साथ में बताता चलूं कि जो 8 से लेकर 14 न्यूमेरिकल्स हैं इसमें दो टॉपिक इंक्लूड हैं। एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो तब आप इन न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन दो टॉपिक्स को स्टडी करें। तो आप उनको स्टडी करने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आप उनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तब आप इजीली इन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8 न्यूमेरिकल से। Find the work done when point of application of force 3I plus 2j moves in a straight line from a point 2 minus 1 to the point 6, 4। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि वर्क फाइंड करें। वर्क फाइंड करना है, हमारे पास वो फोर्स गिवन है और कुछ पॉइंट्स गिवन है। हम जानते हैं कि वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ यहाँ पर फोर्स है और डी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो हमारे पास गिवन है 3I plus 2j और डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है। जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तब हम एफ डॉट डी यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैं बताता चलूं कि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने फाइनल में से इनिशियल पॉइंट्स को निकाल लेना। अब फाइनल पॉइंट्स हमारे पास क्या आते हैं 6, 4। इनिशियल पॉइंट है 2 - 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। वो हम जानते हैं कि 6 हमारा x होता है और 4 हमारा यानी कि फर्स्ट जो होता है वो x और सेकंड जो होता है वो y होता है। x के साथ हम i लिखते हैं और y के साथ हम j लिखते हैं। सो इसको अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा 6i प्लस 4j। ठीक है, इस तरह से ये देखें तो 2i माइनस 1j। तो आपने इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को निकालेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब फाइनल हमारा पॉइंट जो है आर बी, ठीक है, आर बी फाइनल कह लें और आर ए हमारा इनिशियल कह लें। तो आर बी माइनस आर बी हमारे पास है 6i प्लस 4j। ठीक है, उसके बाद हम माइनस आर ए हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो है 2i माइनस जे। जब इनको माइनस करेंगे तो ये देखिए जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2i प्लस जे आ जाएगा। तो 6i माइनस 2j ये 4i आ गया। उसके बाद है 4i प्लस जे तो ये 5j आ गया। तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स है 3i प्लस 2j और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4i प्लस 5j। तो i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दें, j को j के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 को जब 4 के साथ करेंगे तो 12 और 2 को 5 के साथ करेंगे तो 10। 12 प्लस 10 हमारे पास 22। तो ये हमारा वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर आई और जे इसलिए नहीं आया क्योंकि हम प्रॉपर्टीज में जानते हैं वेक्टर की प्रॉपर्टीज कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो आई यानी कि 3i 4i तो 12i डॉट आई आएगा। तो आई डॉट आई 1 होता है इसलिए हमने साथ में आई और जे नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हमारा वर्क आ गया। इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। जो हमारा 9 न्यूमेरिकल है उसमें वो कहता है कि शो दैट 3 वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के 2i माइनस 3j प्लस के एंड 4i प्लस जे माइनस 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। साथ में बताता चलूं कि ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 जो 9 न्यूमेरिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये काफी दफा जो है वो पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी कि वो कहता है कि 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमने वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर ये डिस्कस किया था कि वेक्टर्स तब परपेंडिकुलर होती हैं जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारा आंसर 0 आए। अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है तो हम ए डॉट बी करें तो हमारा जब आंसर अगर 0 आता है तो उसका मतलब है कि वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में वो कहता है कि 3 वेक्टर जो तीनों हैं वो तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम a डॉट बी फाइंड करेंगे, फिर b डॉट सी, फिर c डॉट ए। अगर तुम्हारा आंसर तीनों में 0 आता है तो ये क्लियरली प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो ये वेक्टर्स हैं ये
परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ए डॉट बी से। तो ये देखें ए डॉट बी, ए वेक्टर हमारे पास था आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो बी हमारे पास था 2i-3j+k। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, यानी कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, आई की देखिए एक आई है फिर 2i, तो हमारा आंसर आएगा 2। उसके बाद -3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ठीक है। उसके बाद के है तो इधर भी के, तो के डॉट के यानी कि भी 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 - 3, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब है ए डॉट बी 0 जब आया तो इसका मतलब है ए परपेंडिकुलर है बी के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट। उसके बाद हमें फाइंड करना बी डॉट सी। अब बी की वैल्यू लिख लें कि बी हमारे पास था 2i-3j+k और सी हमारे पास है 4i+j-5k, ठीक है। तो बी डॉट सी करेंगे तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके बाद 3 को 1 तो -3। उसके बाद यहाँ पर के 1 है, इधर -5 है, तो हमारा आंसर -5 है। तो -3 -5 ये -8 और ये +8, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बात क्लियर प्रूफ होता है कि जो बी परपेंडिकुलर है सी के, ठीक है। उसके बाद है सी डॉट ए। इस तरह से आप सी डॉट ए भी देखें तो सी की वैल्यू पुट कर दें और ए की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये भी 0 आता है। तो इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो सो ये बात प्रूफ होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि हमारे पास वेक्टर गिवन है ए, ठीक है, और बी वेक्टर गिवन है। कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। एक बात यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास एक कंपोनेंट गिवन नहीं होता, यहाँ पर देखें तो ए वेक्टर में गिवन है i-2j+3k और बी वेक्टर में 3i-4k, यानी कि जे जो कंपोनेंट है वो नहीं है। जो कंपोनेंट मिसिंग होता है इसका मतलब है वो 0 होता है, ठीक है। वहां पर आप 0 लिख सकते हैं। अब हमने फाइंड करना है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जब भी प्रोजेक्शन आपसे पूछा जाए तो आपने डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाना है जो हमारे पास होता था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, ये देखें ए डॉट बी, यहाँ पर बी अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए और बी की मैग्नीट्यूड है जबकि ए डॉट बी है। तो वो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है तो इसका मतलब है बी हमने इधर डिवाइड करना, ठीक है। अगर वो कहता कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तब हमने यहाँ पर ए डिवाइड करना था। अब हमारा जो फार्मूला बनता है वो ये वाला बनता है ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ पर देखें तो हमने फाइंड करना है ए कॉस थीटा। तो हमें दो कंपोनेंट चाहिए, ए डॉट बी, उसके बाद बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम ए डॉट बी फाइंड करें तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर बी भी गिवन है। तो ए डॉट बी यहाँ पर देखें तो जस्ट अपने वैल्यू को पुट किया और डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाया, यानी कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 - 0 - 12। तो -12 में से 3 निकालेंगे तो हमारा -9, ये आंसर आ गया ए डॉट बी का। अब हमने फाइंड करना है, ये देखिए बी की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड 3 कंपोनेंट हमारे पास है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारे पास बी की देखें तो बी थी 3i-4k, यानी कि 0 जे था, तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0 ही, फिर 4 का 16, अब 16 + 9 25, इसका अंडर रूट खत्म करें तो 25, तो जस्ट 5 आ गया। तो हमारी मैग्नीट्यूड आ गई 5। अब हम इसी फार्मूले में ये जो फार्मूला था ना ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी, यहाँ पर पुट करें। यहाँ पर देखें तो ए डॉट बी की वैल्यू -9 आई और बी जो मैग्नीट्यूड हमने जो फाइंड की है, देखें मैग्नीट्यूड, तो हमारा आंसर आया 5। तो -9/5 ये हमारा आंसर आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि वेक्टर ए बी एंड सी आर यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो वेक्टर ए है वो 4 यूनिट है और बी वेक्टर जो है वो 3 यूनिट है। इस तरह से सी वेक्टर जो है वो 8 यूनिट ईस्ट में है, इस तरह से नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में।
हमने करना क्या है, वो कहता है डिस्क्राइब केयरफुली। हमने ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी, इन तीनों की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम करते हैं ए क्रॉस बी को। यहाँ पर देखें तो ए क्रॉस बी, हमने देखा था कि ए के आगे हमारे पास 4 है और बी का 3 है। तो ए का जो 4 है वो नॉर्थ में है, ठीक है, 4 यूनिट्स नॉर्थ में है, तो इसलिए हमने लिखा 4J। जो बी है उसका 3 यूनिट वेस्ट में है, तो इसका मतलब है उसके साथ माइनस आएगा, तो -3i होगा। और सी जो हमारा 8 यूनिट ईस्ट में है, इसका मतलब है 8i। तो ये आपने जस्ट याद रखना है कि 4J ए के साथ और बी के साथ है -3i और सी के साथ 8i। तो ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू 4J पुट कर दी और क्रॉस बी की वैल्यू -3i। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, साथ ये माइनस, और ये आएगा J क्रॉस आई। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था, जो J क्रॉस आई होता है वो -K के इक्वल होता है। तो J क्रॉस आई की जगह -K लिख लिया, तो -12 -K, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ गया 12K। ठीक है, तो ये हमारे प्लस साइन में आया। प्लस साइन में जब आया तो इसका मतलब है ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस तरह से ए क्रॉस सी अगर देखें तो ए की वैल्यू जो थी हमने जानते कि 4J थी और सी की वैल्यू 8 आई। अब 8 और 4 करें तो 32 आ गया, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 32, और जे क्रॉस आई हम जानते हैं कि जे क्रॉस आई हमारा -K होता है, तो यहाँ पर आया -32K। जो ये वाला आंसर आया, ये इसका मतलब है माइनस है, तो ये डाउनवर्ड है। ठीक है, ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। उसके बाद सी हमारे पास था बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी, जो हमारी बी की वैल्यू थी वो -3i थी और जो सी थी उसकी वैल्यू 8i। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 और साथ ये माइनस। अब है आई क्रॉस आई, हम जानते हैं कि आई क्रॉस आई 0 होता है। सेम कंपोनेंट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। आई क्रॉस आई जब 0 हो गया तो इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। सो हमारा जो सी है बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से आपने ये तीनों पार्ट ए बी सी को डिस्क्राइब कर लेना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि फोर्स की वैल्यू गिवन है -3i प्लस J प्लस 5K, और एक पॉइंट गिवन है 7i प्लस 3J प्लस K। कहता है फाइंड करें व्हाट इज द टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, हमने फाइंड करना है टॉर्क। टॉर्क हम जानते हैं कि टॉर्क का फार्मूला होता है R क्रॉस F। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल होता है R क्रॉस F। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हम मैट्रिक्स में सॉल्व करते हैं। अब R की वैल्यू जब R क्रॉस F है तो इसका मतलब है R की वैल्यू हम फर्स्ट लिखेंगे और F की वैल्यू जो है इसके बाद लिखेंगे। तो हम मैट्रिक्स अगर इसका बनाए, यानी कि देखिए I J K, उसके बाद हमने लिखनी R की वैल्यू। R की वैल्यू देखें तो हमारे पास 7i प्लस 3J प्लस K। तो जो हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे उसके साथ जो डिजिट होता है वो हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। I.I J के ऊपर लिख लिया, उसके बाद R की वैल्यू देखें तो 7 3 और 1। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 3 1। उसके बाद फोर्स, फोर्स में देखें तो -3 है, J के साथ 1 है और K के साथ 5 है, तो -315, -315। अब सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व आप जानते हैं कि आप टॉर्क को यानी कि मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर हम फर्स्ट हम आई को सॉल्व करते हैं, फिर -J फिर K। J के साथ आप माइनस लगाते हैं, I और K के साथ हम प्लस लगाते हैं। अगर हम I को सॉल्व करें तो ये देखें तो I वाली रो और वो कॉलम वो आपने इग्नोर करना है। उसके बाद उसके अलावा जो डिजिट बचते हैं वो आपने लिख लेने मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये देखें अगर I लिखें तो हमारे पास 3 1 और 1 5, ये देखें 3 1 1 5, ये I के साथ हम मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद -J, तो ये देखिए -J। अब J वाला ये कॉलम और ये वाली J वाली रो ये इग्नोर कर दे। उसके बाद बनता है 7 1 -3 5, ये देखिए 7 1 -3 5। इस तरह से K, तो K वाला ये वाला देखें, ये K वाला ये कॉलम और ये K वाली रो ये छोड़ के अब लिखना है 7 3 -3 1। तो ये देखिए 7 3 -3 1 और साथ में ये प्लस K। तो आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरह से करना है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, 3 को 5 के साथ और 1 को 1 के साथ, और इनके दरम्यान में माइनस लगानी, जो साइन होगा वो माइनस। अब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा
और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 15 माइनस 1 हमारा आंसर आता है 14। तो ये देखिए 14 आई, साथ में ये आई है, ठीक है। उसके बाद जे में देखें तो 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 42। उसके बाद 42 में से 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3, ठीक है। अब इनके 41 बनता तो उसके 3 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38 जे आ गया। उसके बाद इनको भी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में हमने क्या किया, माइनस जब लगाएंगे ना तो -3 है तो वो वाला माइनस को प्लस कर देगा। तो हम 42 में से जब 4 निकालेंगे तो हमारा 38 जे बनता है और साथ में जे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें के वाला, के को हम क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो 7 को 1 के साथ किया तो 7 और 3 को 3 के साथ किया तो 9। अब 7 में से 9 हमने निकालना है, यहाँ पर भी -3 है तो जब माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 + 9 हमारे पास आता है 16। तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो वो हमारा 14 माइनस 38 जे प्लस 16 के, ये हमारा टॉर्क आ गया। तो सिंपली आपने इस तरह से टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में भी देखें तो कहता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गिवन है, ठीक है, I-2j। उस तरह से पॉइंट जो हमारा पोजीशन वेक्टर वो भी गिवन है -j + k। अब हमारे दो पार्ट है। पार्ट ए में वो कहता है कि आपने टॉर्क फाइंड करना है ओरिजिन से, और बी में वो कहता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क ही होता है। तो टॉर्क फाइंड करना है आपने एक पॉइंट के ऊपर I + k के ऊपर, ठीक है। तो ये भी इजी है, जस्ट आपने टॉर्क का फार्मूला याद रखना है कि टॉर्क का फार्मूला होता है R×F। तो फर्स्ट आपने करना है उस पॉइंट पे -I + k के ऊपर। तो ये देखें फर्स्ट आपने कर लिया उस पॉइंट पे RP×F। तो ऊपर आपने R की वैल्यू लिख ली तो 0 -1 1, ठीक है। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट I नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है। तो J के साथ -1 और K के साथ +1 है तो 0 -1 +1। उसके बाद फोर्स, फोर्स हमारे पास है 1 -2 और 0, 1 -2 और 0, ठीक है। तो आपने सिंपली इस तरह इसको मैट्रिक्स के वाला वही फार्मूला जो हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया था सेम उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। यानी कि आई है तो आई का कॉलम और रो इग्नोर करके ये वाले लिख लेना है, जिसको मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसके दरमियान में माइनस लगा देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब माइनस लगाएंगे तो देन इन सब को आपने सॉल्व कर लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा 2i + j + k। अब सेकंड पार्ट हमारा था I + k, j यानी कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हमें टॉर्क फाइंड करना है। अब सेकंड पार्ट में जो हमें टॉर्क फाइंड करना है उसका जो पॉइंट है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि हमने फाइनल में से इनिशियल पॉइंट निकालना है। जिस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते थे ना, सेम आपने उसी तरह से इसको फाइनल में से इनिशियल निकाल देना। ये वाला पॉइंट RP फाइनल है, RA इनिशियल है, ठीक है। तो आपने जस्ट इस पॉइंट से -j + k, इस पॉइंट से I + k को निकाल लें और उसके बाद आपने जो पॉइंट आए यानी कि जो हमारा पॉइंट आया वो -I - j आ गया। तो इसको आपने जस्ट मैट्रिक्स में सॉल्व कर लेना है, यानी कि -I - j यानी कि -1 -1 0। ये देखिए -1 -1 0। उसके बाद फोर्स है जो 1 - 2 0। तो इसको आपने सिंपली मैट्रिक्स के अंदर वही फार्मूला लगा के आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर लिख लेना है तो वो 3k आ जाएगा। तो एक -I - j आ गया और दूसरा 3k। तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई, ठीक है, टॉर्क की। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये है कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये देखिए हमारे पास वो कहता है कि द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स की उनकी मैग्नीट्यूड गिवन है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये देखें तो A.B इसकी मैग्नीट्यूड है 6√3, ठीक है। उसके बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट है A×B इसकी मैग्नीट्यूड है 6। अब दोनों की मैग्नीट्यूड गिवन है तो हमने फाइंड करना है एंगल। अब वो एंगल इस तरह से फाइंड करेंगे, आपने जस्ट इनके फार्मूलाज को ओपन कर देना है। हम जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला था A.B वो होता था AB cos थीटा। यहाँ पर AB हमारे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में होता था AB sin थीटा। तो सिंपली आपने फार्मूला को ओपन किया, AB cos थीटा और AB
साइन थीटा। तो जब इनको ओपन किया तो हमारा जो आंसर आया, अब ये 6√3 था डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में 6 था। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ये ए बी है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कॉस थीटा बचेगा, इधर साइन थीटा। तो कॉस ओवर साइन हम जानते हैं कि वो टेंजेंट थीटा होता है। इस तरह से इनको भी जब डिवाइड करेंगे तो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब हमने फाइंड करना है एंगल, तो थीटा को इधर रहने दें और टेंजेंट जो है वो इधर जाके इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। तो हमारा सिंपली आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारा 1/√3 जो टेंजेंट होता है वो 30 डिग्री पे होता है। सो हमारा एंगल जो आ जाएगा वो 30 डिग्री। तो इस तरह से आपने एंगल को फाइंड कर लेना है। सिंपली आपने जस्ट उनके फार्मूला को ओपन करना है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, जबकि साइन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए बी साइन थीटा। तो ए इनको डिवाइड कर दे तो हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री आ जाता है। तो ये तो थे हमारे आज के जो 14 न्यूमेरिकल्स। इससे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है ना, इनमें फिगर्स हैं और कुछ स्टेटमेंट्स इनकी काफी लेंथी हैं, तो ये पेपर्स में नहीं आते, ये बिल्कुल नॉन इम्पोर्टेंट। सो इतने ही न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।